चर्च में एक लड़की आया करती थी प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और वो अपनी मन्नतें मांगने के लिए जब आया करती थी तो वो बचपन से ही यहाँ पर उसके आने जाने का सिलसिला लगा रहता था। वो देखती थी कि एक लड़का भी यहाँ पर आता है। धीरे धीरे वक्त आगे चलता है, दोनों बड़े होने लगते हैं और दोनों की दोस्ती का प्यार में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। दोनों ही अपने अपने फील्ड में मेहनत कर रहे थे। लड़का बड़े होकर नेवी का ऑफिसर बन जाता है और लड़की बड़े होकर कन्नड़ फिल्म की हीरोइन बन जाती है। और यहाँ से इन दोनों ने फैसला किया कि ज़िंदगी जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, जब भी रहेंगे साथ साथ रहेंगे। बस ये फैसला था। अचानक ही तीसरे व्यक्ति की दखल यहाँ पर आती है और दखल जैसे ही होती है वैसे ही यहाँ पर एक कत्ल होता है। इतना भयानक कत्ल कि इस कत्ल की गूंज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज जाती है। आज हम श्रद्धा के कत्ल के बारे में बात करते हैं तो उसके 35 टुकड़ों की गूंज हर किसी की ज़ुबान पर है। हर कोई एक ही मांग करता है कि उसके आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए, वो भी कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस कत्ल की मैं बात करता हूँ उसमें 35 नहीं बल्कि 300 से ज़्यादा टुकड़े किए गए थे शरीर के। इंसान को मार तो दिया था, जब उसके 300 से ज़्यादा टुकड़े होते हैं तो इस बात की गूंज सब जगह गूंजती है। लेकिन अफसोस वही होता है जो आज मीडिया लगातार जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, उनको उतनी सज़ा नहीं मिलती जितने का एक कत्ल करने के बाद एक अपराधी को मिलनी चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक इलाका है मलाड। दरअसल एक लड़की सन 2006-07 के आसपास अपने केरल के कोची को छोड़कर सीधा मुंबई की ओर रुख करती है। वो चाहती थी कि बॉलीवुड की फ़िल्मों में उसे मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो अवसर मिलने के बाद वो बॉलीवुड में अपना नाम कमाना चाहती थी। और धीरे धीरे करके ऐसे ही उसने एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस और दूसरे से तीसरे में जाने के बाद अपना ऑडिशन दे रही थी ताकि किसी फिल्म में, कभी किसी टीवी प्रोडक्शन में उसे काम मिल जाए और वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। एक दिन उसका ऑडिशन चल रहा था। जब ऑडिशन हो रहा है तो उस लड़की से एक डायलॉग बुलवाने के लिए बोला जाता है। दरअसल साउथ की हीरोइन थी, हिंदी ठीक से आती नहीं थी, डायलॉग हिंदी में बोलना था। और जैसे ही डायलॉग बोलने के लिए उससे कहा जाता है तो वो हिंदी को जब ठीक से नहीं बोल पा रही तो बाकी लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, बार बार हंसते थे। वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो रही थी, हतोत्साहित हो रही थी। अब करे तो क्या करे, लड़की परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर एक और लड़के की एंट्री होती है। वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि कानपुर का रहने वाला एक लड़का, जो कि वो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आया हुआ था और एक प्रोडक्शन हाउस में जुड़ जाता है। बड़ा क्रिएटिव माइंडेड बंदा था और मीडिया एग्जीक्यूटिव की उसके पास एक पोस्ट थी। अब वो उन लोगों को शांत करता है जो प्रोडक्शन हाउस के अंदर ऑडिशन ले रहे थे। वो कहता है कि मैं ऑडिशन लूँगा। उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो समझ जाता है कि ये लड़की साउथ की रहने वाली है, साउथ की फ़िल्मों में इसने काम किया है और वो हिंदी की फ़िल्मों में काम करना चाहती है, लेकिन इसको हिंदी ठीक से आती नहीं है। उस लड़की को समझाता है, समझाने के बाद उसकी मदद करता है। अब लड़की को लगता है कि कोई सहारा उसको मुंबई के अंदर मिल गया है। बस ये रोज़ रोज़ की बात थी। दोनों एक दूसरे के साथ आने लगते हैं, दोस्ती थोड़ी प्रगाढ़ होने लगती है, एक दूसरे के सुख में और दुख में भी शामिल होने लगते हैं। फिर एक वक्त आता है 6 मई 2008। ये लड़की किसी अलग इलाके में रहती थी और उसने अपना कमरा, अपना जो घर था उसको छोड़कर मलाड में एक अपार्टमेंट लिया। उस अपार्टमेंट में उसने 6 मई 2008 को शिफ्ट होने लगी। तभी वो अपने दोस्त, जिसका नाम होता है नीरज ग्रोवर, जो कि फ़िल्म डायरेक्टर होता है या प्रोडक्शन हाउस के अंदर डायरेक्टर था, जो कि लोगों के ऑडिशन लिया करता था, तो उसको फ़ोन करती है। कहती है कि नीरज, मैं अकेली हूँ, अगर तुम मेरी मदद करने के लिए आ सकते हो तो प्लीज़ आ जाइए। नीरज उसकी बात सुनता है और रात के 9:30 बजे के आसपास सीधा पहुँच जाता है कमरे पर और उसके जो सामान था वो सारे के सारे सामान को अपनी दोस्त, जो हीरोइन का नाम होता है कन्नड़ की अभिनेत्री मारिया सुसीराज, और ये डायरेक्टर जो होता है इसका नाम होता है नीरज ग्रोवर, दोनों अपने अपार्टमेंट में मिलते हैं। और जो सामान था, एक एक सामान को बारी बारी से वो इत्मीनान के साथ रख रहे थे, सही करके रख रहे थे। जो बॉक्स थे उन बॉक्स को खोल कर रख रहे थे। अचानक जब रात के 10:30 बजते हैं तो 10:30 बजे का वक्त रहा होगा, तभी एक फ़ोन आता है। यानी कि मारिया के पास एक फ़ोन की घंटी बजती है। मारिया उस घंटी को देखती है और देखने के बाद कहती है कि तुम चुप रहना, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल शोर शराबा नहीं होना चाहिए। लेकिन अचानक ही जैसे ही मारिया इस फ़ोन को सुनने की कोशिश कर रही थी, तभी उस लड़के को, यानी कि नीरज ग्रोवर को छींक आती है। वो छींकने लगता है। उस छींक की आवाज़ उस
फ़ोन तक पहुंच जाती है। और फ़ोन करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था बल्कि इसी हीरोइन का मंगेतर, जिसका नाम होता है जेरोम मैथ्यू, जो कि कोची में है, नेवी का ऑफिसर होता है। और इस नेवी के ऑफिसर ने ये समझते हुए देर नहीं लगाई, उसने पूछा कि कमरे में कौन है, तुम्हारे साथ रात के 10:30 बजे हैं, कौन है। तब जब बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा था तो वो कहती है कि यहाँ पर जो नीरज है वो मेरे साथ आ गया है, वो मेरी कमरा शिफ्ट कराने में मदद कर रहा है। बात मदद की थी तो उसने कहा कि रात के 10:30 बजे हैं, इसको अब यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से घर भेजो। वो थोड़ा गुस्से में था ये बात देखने के बाद कि उसकी मंगेतर के पास आखिरकार कोई गैर मर्द कैसे आ सकता है। रात के 10:30 बज चुके थे। लगभग 11:30 बजे के बाद, यानी कि 1 घंटे बाद फिर से फ़ोन आता है और मैथ्यू फ़ोन करके कहता है कि क्या यहाँ से नीरज ग्रोवर गया कि नहीं गया। जब बहुत गुस्से में वो इतना सवाल करने लगता है, कहता है कि गया कि नहीं गया, बस मैं एक बार पूछना चाहता हूँ। तब वो कहती है कि वो यहाँ नहीं है, यहाँ से जा चुका है। यानी कि उसने जो सच था उस सच को झुटलाने की कोशिश की। और हीरोइन ने ये कहते हुए जैसे ही फ़ोन काटा है उसके बाद फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। अब इसके बाद ये आराम से घर में रहते हैं इत्मीनान के साथ, और बस सामान लगाते लगाते कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता। दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाने के बाद रात पूरी निकल जाती है। और अचानक ही सुबह 7:30 बजे, यानी कि 7 मई 2008 की सुबह 7:30 बजे के आसपास बार बार घंटी बज रही थी। अचानक से हड़बड़ाते हुए हीरोइन उठती है, और उठने के बाद मारिया अपने कपड़े पहनती है। और कपड़े पहनने के बाद इतनी देर में जो कपड़े पहनने का जो समय लेती है, तभी घंटी लगातार बज रही थी। वो घंटी बजाने वाला ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और वो कोई और नहीं होता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है तो सामने मैथ्यू खड़ा हुआ था। यानी कि मैथ्यू मुंबई से बहुत दूर था, कोची में था, केरल में था, और वो रातों रात यहाँ तक कैसे पहुँच गया। उसने पूछा कि तुम यहाँ, मुझे लगा था कि शायद वो लड़का जाएगा नहीं, और मैंने रात में ही ये पता किया कि फ़्लाइट का टाइम क्या है। तभी वो कोची से मुंबई के लिए फ़्लाइट पकड़ता है। फ़्लाइट पकड़ने के बाद सीधा मुंबई एयरपोर्ट पहुंचता है, वहां से एक टैक्सी पकड़ता है, और टैक्सी पकड़ने के बाद जहां नई जगह उसने शिफ्ट किया था, अभी वो पहली ही रात थी, वहां दरवाजे पर खड़ा था, और उसने दरवाजे में धक्का देते हुए अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद देखता है कि वो बेडरूम के अंदर वो हीरो, यानी कि बॉलीवुड का जो डायरेक्टर होता है नीरज ग्रोवर, वो बेड पर सो रहा था, और उसके तन पर कोई कपड़े नहीं थे। जब बिना कपड़ों के वो सोता हुआ देखा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैथ्यू को इतना गुस्सा आ जाता है, वो उसको ज़ोर से उठाता है। उठाने के बाद उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। मारपीट ज़्यादा शुरू हो जाती है। इसका नीरज विरोध कर रहा था। नीरज ने इसे कहा कि जो भी हुआ है इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और इन दोनों तीनों के बीच में ही मारिया इसको बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है। वो दौड़ता हुआ सीधा किचन की ओर जाता है, और किचन में उसको एक चाकू दिखाई देता है। यानी मैथ्यू एक चाकू उठाता है, सीधा उसी बेडरूम में जाता है। यहाँ पर वो अंडरवियर या कुछ कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने जाके उसको एकदम चाकू मार दिया। जैसे ही इसको चाकू लगा है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके बाद एक के बाद एक कई वार किए जाते हैं, और वार करने के बाद वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। सुबह के 8:30 बज चुके थे, यानी कि वो मर चुका है। जो कि टीवी प्रोडक्शन हाउस का डायरेक्टर होता है नीरज ग्रोवर, उसकी लाश पड़ी हुई है। तभी इसको, मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है मंगेतर को, और मंगेतर कहता है कि आखिरकार तुमने उसके साथ ऐसे संबंध क्यों बनाए। तभी वो लड़की गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए कहती है कि मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ये उस तमाम तरह के बहाने लेती है। कुल मिला के लाश पड़ी हुई है उसी कमरे के अंदर। फिर दोनों इत्मीनान के साथ एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद यहाँ से नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, और कपड़े बदलने के बाद इसी बीच में उसकी जो डेड बॉडी थी वो बाथरूम के अंदर रख देते हैं, क्योंकि उसके अंदर से काफ़ी मात्रा में खून जो बह रहा था। यहाँ से सीधा अब रुख करते हैं, एक हाइपर सिटी मॉल होता है, हाइपर सिटी मॉल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एक जो चाकू होते हैं, छुरी होती हैं तेज़ धार वाली, उसको ख़रीदते हैं, और यहीं से कुछ बैग खरीदते हैं, पॉलीथीन के बड़े बड़े बैग। ख़रीदने के बाद जब दोपहर हो जाती है, लगभग 12:30 या 1 बजे के आसपास का वक्त हो चला था, तो वापसी में आते हुए पे उनको जब भूख लगती है बहुत तेज़, तो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद फिर सीधा आ जाते हैं कमरे पर। अब यहाँ आने के बाद सोचते हैं कि इस लाश का करें तो क्या करें। हालांकि इन्होंने जब संबंध बना रहे थे उससे पहले इनको अच्छा खासा वक्त मिलता है, और इसी वक्त के दौरान ही इन्होंने फैसला कर लिया था कि करना क्या है। अब घर सीधा कमरे पर आने के बाद बाथरूम में आते हैं, और उस लाश के थोड़े छोटे टुकड़े करने शुरू कर देते हैं। थोड़े बहुत नहीं, लगभग 300 उसके शरीर के पीस किए गए थे, और उन 300 पीसों को कुछ पॉलीथीन के अंदर पैक करते हैं, और पैक करने के बाद यहाँ से सीधा
उन्हें भरते हैं और रात के लगभग 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। इस हीरोइन यानी कि मारिया ने अपने एक मिलने वाले से उसकी एक सेंट्रो कार थी जो लाल रंग की होती है, उससे उधार लेती है कि मुझे अपना कमरा मलाड में शिफ्ट करना है, इसलिए मुझे कुछ तुम्हारी गाड़ी चाहिए सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। गाड़ी मिल जाती है, वही गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से सीधा अपार्टमेंट से जो पॉलीथीन के बैग थे उनको लेकर सीधा गाड़ी में रखा जाता है। गाड़ी में रखने के बाद कुछ दूर चलते हैं, रास्ते में एक पेट्रोल पंप मिलता है और पेट्रोल पंप पर जाने के बाद यानी कि अंधेरा हो चुका है और वहाँ से काफ़ी मात्रा में पेट्रोल लिया जाता है। उस पेट्रोल को ले जाने के बाद सीधा गाड़ी में रखते हैं। पहले से ही गाड़ी में डेड बॉडी थी यानी कि लाश के 300 पीसेस थे, टुकड़े थे जो कि पॉलीथीन के अंदर पैक थे। अब यहाँ से जंगल की ओर रुख किया जाता है। रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास एक जंगल में पहुँचते हैं। वहाँ आसपास कुछ देर इत्मीनान के साथ रुकते हैं, देखते हैं कि आसपास कोई है तो नहीं। वहाँ रुकने के बाद उस लाश को रखा जाता है, इनके बैग को रखा जाता है और जो पेट्रोल अपनी गाड़ी में अपने कुछ कट्टी वगैरह बोलते हैं उसको, उसमें लेके आते हैं। उस पर पूरा क्या पूरा ऐसे ही उड़ेल देते हैं और उस लाश में आग लगा देते हैं। बैठे रहते हैं तसल्ली से लगभग रात के 12:30 बजे तक वो यहीं रहते हैं, जब तक क्या उसके पीसेस जो थे मीट के या लाश के जो पीस किए थे वो पूरी तरह से जल नहीं जाते। इस जलने के बाद रात के 12:30 बजे फिर वापस आते हैं अपने अपार्टमेंट में मलाड में और यहाँ आने के बाद फिर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और एक दूसरे के साथ पूरी रात ऐसे ही बिताते हैं। अगला दिन निकलता है। अगला दिन निकलने के बाद यानी कि अब ये घटना 6 तारीख की थी, 7 तारीख को लाश को ठिकाने लगाया जाता है। 8 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे के आसपास मुंबई से कोची के लिए इस नेवी अफसर की फ़्लाइट होती है, वो वापस चला जाता है। इधर जो नीरज ग्रोवर है अपने ऑफिस में नहीं जा रहा, तो घर वाले नहीं प्रोडक्शन हाउस वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार नीरज ग्रोवर कहाँ गया है। उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। तब कहीं जाकर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस वाले अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। सर्विलांस टीम ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर और मोबाइल की जो लोकेशन थी उसके आधार पर पता लगाया कि वो आखिरी वक्त में कहीं और नहीं था, मलाड के उस अपार्टमेंट में था जहाँ पर पहले से ही मारिया की कॉल डिटेल थी, वो उसकी लोकेशन थी। और मारिया को टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और जब सच सामने आता है तो पता चलता है कि उसके प्रेमी नहीं बल्कि उसके मंगेतर ने इस डायरेक्टर के 1-2 नहीं बल्कि 300 टुकड़े करके उस लाश को जला दिया था, उसके टुकड़े जला दिए थे। पुलिस ने गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद सीधा अदालत में मामला जाता है और 13 जुलाई 2011 को इस मामले में कोर्ट की तरफ से फैसला आता है। फैसला कुछ जो आता है इसको सुनने के बाद शायद पूरा हिंदुस्तान हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। इस लड़की को यानी कि मारिया जो हीरोइन होती है कन्नड़ फिल्म की, जो कि बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आई थी, उसको महज 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है और दूसरा जो उसका आरोपी होता है उसको महज 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। दोनों ने इतना बड़ा अपराध किया, उस अपराध ने पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज़, एक तरह से कह सकते हैं कि फिल्म के हीरो हीरोइन, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे उतरे थे, बड़ी संख्या में हंगामे हुए थे, प्रदर्शन हुए थे, लोगों ने रोष व्यक्त किया था। जिस तरह से आज की तारीख में श्रद्धा के मामले को लगातार हाईलाइट किया जा रहा है, उस दौर में भी लगातार नीरज ग्रोवर हत्याकांड टीवी पे छाया हुआ था, अखबारों में छप रहा था। बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर, हीरो हीरोइन वगैरह सब के सब आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन जब इसमें बहुत थोड़ी सी सज़ा मिलती है तो लोगों को अफसोस होता है और सबसे ज़्यादा अफसोस किसी और को नहीं बल्कि नीरज ग्रोवर के जो पिता जो कानपुर में रहते थे, उनके माता और पिता दोनों को ही अफसोस होता है। वो सोचते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। बताया ये भी जाता है कि जो वकील इनकी तरफ से केस लड़ रहा था वो एक हियरिंग का 50,000 रुपये लेता था। अब ऐसी कंडीशन में ये पूरे पैसे दे नहीं पा रहे थे, कमज़ोर स्थिति थी, कमज़ोर घर था और उस जो हत्यारे थे वो आसानी से बचकर निकल जाते हैं। और जब ये बात लोगों को पता चलती है तो लोग सोचकर सुनकर हैरान रह जाते हैं। आज सन 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, जब दिल्ली में श्रद्धा की हत्या होती है तो उसके बाद पूरे देश में एक तरह से भूचाल मच जाता है। लोग आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि श्रद्धा के कातिल आफताब को बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जब सबूत ही नहीं होंगे तो सज़ा कैसी? जब उसका केस पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ा जाएगा, आवाज़ तो लोग लगाते हैं, उठाते हैं, लेकिन जब सज़ा दिलाने का वक्त आता है तो सब के सब लोग भूल जाते हैं और वो कहीं ना कहीं जो फाइलें होती हैं इतिहास के पन्ने में दफन होकर रह जाती हैं। ऐसा इसके साथ ना हो, यानी कि श्रद्धा के साथ ना हो, जैसे क्या नीरज ग्रोवर के साथ हुआ है। बस यही कहानी सुनाने का उद्देश्य था। अगर आप लोग ऐसे मामलों को सीरियस लें, ऐसे मामलों को आगे तक अंजाम तक ले जाने की कोशिश करें, सभी लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम करें, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो वकील हो,
सभी तरह के लोग अपने अपने काम को पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से अगर निभाएंगे तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े क्रिमिनल जो होते हैं उनको सज़ा भी मिलेगी और लोगों में एक दहशत भी बनेगी, लोगों में एक डर भी बनेगा कि बुरे काम करने वालों के साथ बुरा ही होता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं जिसमें गुलशन साहू हैं, शिव हैं पलवल से, वसीम अकरम हैं बिहार से, साहिबा रायबरेली से हैं, जीत राम दूदू से हैं, कुकिया कंवर। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें चंडीगढ़ की रहने वाली चांदनी शर्मा हैं, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। साथ ही राजस्थान के प्रेम सिंह भाटी हैं, मुरादाबाद से अली रहमत हैं, बाड़मेर से भीखा राम जी हैं, ओम प्रकाश राज बोहरा हैं, जोधपुर से हाफिज़ मेहर जैसलमेर से हैं, जानवी सिंह रुचि सिंह फरीदाबाद से, धर्मेंद्र मौर्य राजू दूधवाला हैं रोनीजा से, रामफल मीणा हैं करौली से, श्रवण राजपुरोहित ललित कुमार राजस्थान से हैं, मोहम्मद अमीर मेरठ से हैं, अशफाक राजस्थान से, समायरा खान हैं, गौरव दयाल जलेसर से हैं, दिनेश ठाकुर गुजरात से हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी और मैं बार बार इसलिए अटकता हूँ, जो मेरे साथी हैं उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, वो हिंदी में सही से नाम लिख नहीं पाते, इसलिए कई बार गड़बड़ हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।